हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने रूमेटॉइड अर्थराइटिस डिजीज़ क्या होती है ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल में हमने देखा था। इसकी इंट्रोडक्शन देखी थी। तो इसके अंडर हमने इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या इसके लिए लैब टेस्ट होते हैं, ये सब कुछ डिटेल में किया था। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कैसे हम अपने रूमेटॉइड अर्थराइटिस डिजीज़ को मेडिसिन के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन के द्वारा। तो इसके लिए क्या क्या मेडिसिन होती हैं और इन मेडिसिन की क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है, तो ये सब कुछ डिटेल में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस उस कंडीशन को कहते हैं, ये इसलिए अकर होती है जब हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो मिस्टेकनली हमारे जो हेल्दी सेल्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, वहाँ पे अटैक करने लग जाता है और हमारे जॉइंट्स को ये डैमेज करने की कोशिश कर देते हैं। जब धीरे 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 वहाँ पे केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है या और पेन वगैरह शुरू हो जाती है, तो वो हमारे जॉइंट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, बैड इफेक्ट वहाँ पे कोज करते हैं। तो गाइज, बाकी की इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डाल रखी है, प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो गाइज, 3 तरह की यहाँ पे क्लासिफिकेशन है जिन को हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की RA की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। डीमैड्स, नेसेड्स और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो डीमैड्स क्या होता है, यहाँ पे डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, और सेकंड वन इज द नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंड थर्ड वन इज द ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो यहाँ पे क्या होता है गाइज, सबसे पहले हम देखते हैं कि नेसेड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंडर कौन कौन सी ड्रग्स हमारे पास आती हैं। तो नेसेड्स में सबसे पहले ड्रग हमारे पास है आइबुप्रोफिन, नेप्रोक्सेन, इटोडोलैक, डिक्लोफिनेक, पिरोक्सिकिम, इंडोमेथासिन एंड ओक्सोप्रोजिन। तो क्या होता है, जो लॉन्ग एक्टिंग नेसेड्स होते हैं वो भी यहाँ पे अलाउ होते हैं डेली या ट्वाइस डेली, क्योंकि ये हमारे जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे वहाँ पे आ रही हैं, जॉइंट की स्टिफनेस हो रही है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, पेन होती है, तो उसको रिलीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो नेसेड्स होते हैं इसमें जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जो हमारे पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। नेसेड्स में जो नेसेड्स की क्लास होती है COX-2 इनहिबिटर्स, ये भी हम समटाइम्स वहाँ पे यूज़ करते हैं, इनको ऐड किया जा सकता है, वहाँ पे करते हैं, क्योंकि ये हमारी इन्फ्लामेशन को और पेन को डिक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि जो COX-1 और COX-2 होते हैं ये हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन की वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, इनकी वजह से ही इन्फ्लामेशन कोज हो सकती है। तो ये जो COX-2 इनहिबिटर्स है, ये हमारे COX-2 को एंजाइम्स को ये बिल्कुल वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे इन्फ्लामेशन और पेन बिल्कुल रिलीफ हो जाती है। तो गाइज, एस्प्रिन को भी हम यूज़ करते हैं। एस्प्रिन हम पता है कि ओल्डेस्ट एक एंटीस्टेरॉयडल ड्रग है, तो इसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको लेकिन कम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी GI जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी इससे कॉज हो सकती है। जो ओल्डेस्ट पेशेंट्स होते हैं या जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनको एस्प्रिन नहीं रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। तो ये क्या होता है, इनिशियली इसको हम अपने जो ड्रग थेरेपी है इसकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होता है, इसको हम बंद कर देते हैं और इसको बाकी जो नेसेड्स होते हैं उससे रिप्लेस कर दिया जाता है। तो गाइस, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्जी से इसमें ना लें। पहले अपने डॉक्टर से आप एक बार कंसल्ट करने कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या कोई और प्रॉब्लम है, क्योंकि विटामिन D की कमी की वजह से भी हमारी जॉइंट्स में पेन होने लग जाती है, हमारी जो जॉइंट्स को इस तरह मोड़ने में भी दिक्कत वहाँ पे होने लग जाती है। तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें ऐसी देखी गई हैं जो हमारी जॉइंट्स में होने लग जाती हैं। वो स्पेशल वो नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस ही है। तो पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें कि आपको ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाली डिजीज़ है या नहीं है। तो उसके बाद वो आपको डिजीज़ के अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करेंगे। तो गाइस, इसके साथ साथ क्या है, हम जो COX-2 इनहिबिटर्स की ड्रग्स के बारे में बात करें तो COX-2 इनहिबिटर्स की ड्रग हमारे पास है इटोरीकोक्सिब, सेलेकोक्सिब, राफेकोक्सिब, वेल्डेकोक्सिब।
तो ये क्या करते हैं, ये हमारे GIT रिस्क इसमें कम होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो रिस्क मैंने आपको बताया था वो कम होते हैं, जो कि हमें एस्पिरिन से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एस्पिरिन से GIT के प्रॉब्लम्स होने से, GIT की टॉक्सिसिटी होने से। लेकिन ये जो इटोरीकोक्सिब है, COX-2 इनहिबिटर्स है, इनसे कम GIT प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, हमारे कार्डियोवास्कुलर रिस्क इसके साथ बढ़ जाते हैं। तो इनको शॉर्ट टाइम के लिए ही यूज़ किए जाता है। ये जो हमारे NSAIDs होते हैं, ये इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन शॉर्ट होता है, इसलिए इनको डेली बेसिस पे या तो 1 टाइम या फिर 2 टाइम हम एक दिन में यूज़ इनको करते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी गाइस देखे गए हैं NSAIDs के। GIT डिस्टर्बेंस हो जाती है, वर्निंग सेंसेशन हमें होने लग जाती है, इरिटेशन हो जाती है, या अल्सरेशन जो हो सकती है, उसके कारण ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो को एडमिनिस्ट्रेशन एजेंट्स भी हमारे पास हैं, मतलब कि जो हमारी एसिडिटी कोज हो जाती है, वहाँ पे टॉक्सिसिटी हो जाती है, उनको रिमूव करने के लिए कुछ प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं NSAIDs के अंदर, जिनको साथ में यूज़ किया जाता है, जिनको खाने से पहले बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर मील हम लेते हैं। तो इनमें है लेंजोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एजोमोप्राजोल एंड राबेप्राजोल। नेक्स्ट हम करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ NSAIDs। तो क्या है गाइस, जो NSAIDs होते हैं वो एक्ट करते हैं हमारे COX-1 COX-2 एंजाइम्स के ऊपर। तो वहाँ पे क्या करते हैं, COX-1 और COX-2 को ये इनहिबिट कर देते हैं, बिल्कुल वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। तो ख़त्म करने से क्या होता है, ये जो COX-1 और COX-2 इनहिबिटर्स होते हैं, ये हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन 2 एंजाइम्स की वजह से ही हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन की वहाँ सिंथेसिस हो रही है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऐसे एजेंट्स हैं जो कि हमारे इन्फ्लामेशन को वहाँ पे बढ़ा रहे हैं, जो कि हमारे जॉइंट को वहाँ फर्दर इन्फ्लामेशन करके डैमेज कर रहे हैं। तो ये इसी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को रोक देते हैं, जिसकी वजह से फर्दर इन्फ्लामेशन हमारी वहाँ पे, फर्दर जो सूजन है वहाँ पे वो नहीं आ रही है। तो आगे क्या करते हैं गाइज, जो COX-1 की इनहिबिशन वहाँ हो रही है, COX-1 एंजाइम वहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, जो कि जिसकी वजह से क्या हो रहा, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स ब्लॉक, मतलब कि जो हमारी प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, जो हमारे इन्फ्लेमेशन को और ज़्यादा बढ़ाने में, वहाँ पे उनको इन्फ्लेमेशन को प्रोटेक्ट करने में और ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और ज़्यादा हमारे इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहे हैं, सूजन को वहाँ और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, पेन को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, हमारे जॉइंट को डैमेज कर रहे हैं। तो उन्हीं की प्रोडक्शन को ये ब्लॉक कर देते हैं। तो फर्दर इन्फ्लेमेशन, फर्दर जो हमारे पास सूजन है वो नहीं होएगी, फर्दर सूजन नहीं होएगी, इन्फ्लेमेशन नहीं होएगी, वहाँ पे केमिकल रिलीज नहीं होएंगे, तो हमारे जो जॉइंट्स है वो डैमेज होने से बच जाएंगे। तो COX-2 इनहिबिटर्स की जो इनहिबिशन वहाँ पे होगी, COX-2 इनहिबिटर वहाँ पे जो खत्म हो गए, तो वो क्या हमारे कर रहे थे, उसकी वजह से क्या हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन की जो इन्फ्लेम्ड टिश्यूज है, मतलब कि जो हमारे जॉइंट है, जॉइंट के अराउंड हमारे इन्फ्लेमेशन होगी, जो और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहे हैं, और ज़्यादा सूजन को बढ़ा रहे हैं, जो मतलब कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। दर्द इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, सोते टाइम हमें बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं, स्पेशली विंटर सीजन में। जैसे हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो कहते थे कि सर्दियों में अगर कोई चोट लगी है तो हड्डियों का जो दर्द होता है वो जागने लग जाता है। तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस जो हड्डियों का रोग है, तो इसी में क्या होता है, हमारी जो स्पेशली सर्दियों में वो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होने लग जाती है, वहाँ पे दर्द ज़्यादा होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें वहाँ पे पेन फील होने लग जाती है, और वो फर्दर हमारे जॉइंट का डैमेज कर देता है। जब हमारा COX-1 और COX-2 इनहिबिटर्स की यहाँ पे इनहिबिशन होगी, ये जो एंजाइम्स है वहाँ पे ख़त्म हो गए, तो वहाँ पे फर्दर जो हमारे इन्फ्लेम्ड टिश्यू है, हमारे टिश्यूज़ में जो सूजन हो गई है, तो उसकी वजह से हमारी जो डैमेज हो रहे थे जॉइंट्स वो बच जाएंगे, वहाँ पे वो ब्लॉक हो जाएगी जो इन्फ्लेमेशन हमारे जॉइंट को डैमेज कर रही है। तो आइबुप्रोफेन और डिक्लोफेनेक जो मेडिसिन हैं, ये स्पेशली ये टैबलेट यूज़ की जाती है हमारे पेन को रिलीव करने के लिए। जो NSAIDs हैं गाइस, ये NSAIDs एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं, ये हमारी एक्यूट इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करने में हेल्प करती है, हमारी जो पेन को ड्यूरिंग हमारी जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस के
पेन हो रही है उसको रिलीव करने में, उसको कम करने में हेल्प करती है, और जो हमारे फंक्शंस को इम्प्रूव करने में। फंक्शंस को इम्प्रूव करने से मतलब है कि जैसे हमारी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, हम हाथ को बेंड नहीं कर पा रहे हैं, हम बैठ नहीं पा रहे हैं अच्छे से, एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम बैठ जाते हैं तो पेन होना शुरू हो जाती है हिप में, या घुटनों पे चलते टाइम हमें टक टक की आवाज़ आने लग जाती है, बिल्कुल मतलब आराम से हम चल नहीं सकते हैं। तो ये उसी फंक्शंस को इम्प्रूव कर देता है, हमारे चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, हमारे हाथ को बेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें टायर्डनेस फील नहीं होती है, हमें वहाँ पे हमारे फंक्शंस इम्प्रूव होने लग जाते हैं। तो नेक्स्ट है गाइस कि ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से ही हमें वहाँ पे NSAIDs यूज करने पड़ते हैं, हमें वहाँ पे यूज करते हैं, जो कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस के बहुत बड़े सिम्टम्स होते हैं कि जो पेन और इन्फ्लेमेशन है रोमेटॉइड अर्थराइटिस में देखे जाते हैं। नेक्स्ट है गाइस कि जो मैं आपको बता दूं कि जो RA की ट्रीटमेंट है इसमें क्योर नहीं होता है, मतलब क्योर और प्रिवेंशन इसमें नहीं होता कि हम यही सावधानी रख लें तो हमें रोमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होता गाइज। ये अंदरूनी कोई प्रॉब्लम होती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है वही हेल्दी सेल्स के ऊपर जो मिस्टेकली गलती से वो अटैक करने लग जाता है, तो ये प्रॉब्लम हड्डियों की ये जो रोग है वो प्रोड्यूस हो जाता है, अक्कर वहाँ पे होने लग जाता है, और फर्दर हमारी इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, जॉइंट्स में सूजन आने लग जाती है, दर्द रहनी शुरू हो जाती है, उनको बेंड करने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, स्टिफनेस रहने, अकड़पन रहना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। और ये जब हम RA की अर्ली सिम्टम्स को इनको देख के ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं, मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, हमारे डॉक्टर्स इनके लिए मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रिवेंट हो जाती है हमारी जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन, वहाँ पे पेन, और जो हमारे फर्दर जो हमारी जॉइंट्स का जो डैमेज कर रहे हैं इस डिजीज़ की वजह से, जो हमारे जॉइंट्स का जो हमारे जोड़ों का दर्द में वो डैमेज हो रहा है, ख़राब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हमारी जॉइंट्स, तो वो हमारे ये रिलीफ कर देते हैं वहाँ पे, मतलब या तो बिल्कुल रिलीफ हो जाता है, या फिर हमारी जो जॉइंट्स की डैमेज होना है उस डिजीज़ की वजह वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन, मतलब कई सालों तक इनकी रिलीफ हमें मिल जाती है। तो RA क्योर नॉट बट अर्ली सिम्टम्स, मतलब कि मैंने आपको जैसे बताया कि अर्ली सिम्टम्स अगर इसको ट्रीट किए जा सके, अगर हम इनको इग्नोर करना शुरू कर दें कि हड्डियों में दर्द है कोई बात नहीं, किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, सर्दियों की वजह से, नहीं, आप इनको चेक करवाइए, चेक करवाने की वजह से आप डॉक्टर अगर इनको डायग्नोज कर दे कि ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस, तो अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं इनके, अर्ली हमको जल्दी से सिम्टम्स दिख रहे हैं, इनके लक्षण दिख रहे हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो आपको मेडिसिन दी जा रही है उससे ही हमें फर्दर डैमेज से रिलीफ मिल जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास DMARDs, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स। तो इसके अंडर ड्रग्स हैं हमारे पास मेथोट्रेक्सेट, सल्फासालाजिन, लेफुनोमाइड, कोटिलिजुमैब, अबाटासेप्ट, गोलीमुमैब एंड टोसिलीजुमैब। और भी बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने कुछ ही मेडिसिन जो मेनली डॉक्टर्स के द्वारा रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए यूज़ की जाती हैं वो मैंने शो की गई हैं। तो गाइज इसके साथ साथ इम्यूनोमोड्यूलेटर्स भी यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ओकेजनली यूज़ होते हैं, क्योंकि इनके जो सिम्टम्स होते हैं ये हमारी जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस है ये हमारी कार्टिलेज की डैमेज कर देते। कार्टिलेज क्या होता है? ये हमारे स्ट्रेची कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं हमारी बोन के अंदर, जो हमारी बोन को अच्छे तरीके से उनके अलाइनमेंट करने में उनको हेल्प करते हैं, मतलब उनको वर्क करने में। तो क्या होते हैं गाइस? और बोन इरोजन्स। बोन इरोजन्स क्या होते हैं? हमारे जो हड्डियों के बीच में छोटे छोटे गड्ढे से बनने लग जाते हैं ड्यू टू दिस डिजीज। तो क्या होता है गाइस? ये अक्कर हो जाते हैं फर्स्ट 2 years ऑफ द डिजीज। जब रोमेटॉइड अर्थराइटिस किसी पेशेंट को हो जाए तो उसके जो पहले 2 साल होते हैं ये जो प्रॉब्लम कार्टिलेज डैमेज जो है और उसके साथ साथ जो बोन इरोजन है ये देखने को मिलते हैं पेशेंट्स में, रेयरली पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर इनकी जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं उन्हीं को ट्रीट किया जा सके तो इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो आजकल क्या रोमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने DMARDs हमारी अर्ली सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए ऐड कर दिए गए हैं, ताकि इस डिजीज से जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उससे हम ट्रीट किया जा सके, उससे हमें निजात मिल सके। तो गाइस, अगर ये वाली प्रॉब्लम जो है किसी पेशेंट में डायग्नोस हो जाती है तो अर्ली स्टेज में ही DMARDs को डॉक्टर्स जो है वो ऐड करने लग जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ की DMARDs कैसे एक्ट करते हैं। दे वर्क टू ट्रीट द RA सिम्टम्स बाय स्लोली मॉडिफाइंग डिजीज।
जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं ये उनको मॉडिफाई कर देते हैं, डिजीज को उनके सिम्टम्स के ऊपर ये एक्ट करते हैं, सिम्टम्स को रिलीव करने में एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दे सुप्रेस द बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स एंड द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये क्या करते हैं, जो डीमैड्स होते हैं जब हम इनको यूज करते हैं, ये हमारी बॉडी में जाके क्या करते हैं, हमारे इम्यून के रिस्पॉन्स को सुप्रेस कर देते हैं, कम करने लग जाते हैं, और हमारी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को भी सुप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं वो फर्दर हमारे हेल्दी सेल्स के ऊपर एक्ट नहीं करते हैं। हेल्दी सेल्स के ऊपर वहाँ पे हेल्दी सेल के ऊपर हमारे इम्यून सिस्टम एक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी फर्दर जो इन्फ्लामेशन वहाँ पे हो रही है, हमारी जॉइंट को जो डैमेज कर रही है, वो हमारी डैमेज को वहाँ पे डैमेज नहीं कर पाएगी। इन्फ्लामेशन नहीं होगी तो हमारा जो जॉइंट है वो सेफ रहेगा, उसके ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं होएगा और वो फर्दर इन्फ्लामेशन से हम बच जाएगा। तो दो रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पे आरए के प्रोग्रेशन में, दो सिस्टम्स यहाँ पे ऐड है। कौन कौन से, इनहिबिशन ऑफ द टी सेल्स एंड इनहिबिशन ऑफ द बी सेल्स। ये दोनों इम्यून सिस्टम में होते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स। ये हमारी क्या होते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज कर देते हैं, मतलब जो वे बैड इफेक्ट अपना शो करने लग जाते हैं मिस्टेकनली, अब हमारे हेल्दी सेल्स के ऊपर ये सेल्स जो है अटैक करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन कोज होने लग जाते हैं। तो जब इनकी इनहिबिशन हो जाती है, टी सेल्स की और बी सेल्स की इनहिबिशन हो जाती है, वहाँ पे किसी तरह की कोई भी बैड इफेक्ट हमारा इम्यून सिस्टम नहीं करेगा, वहाँ पे कोई भी हेल्दी सेल्स के ऊपर वहाँ पे अटैक ये नहीं करेगा। तो जिससे क्या होएगा, डीमैड्स हमारे सुप्रेस कर देता है WBCs को, ओवर एक्टिविटी। WBCs मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स की जो ओवर एक्टिविटीज है, वहाँ पे हमारे टी सेल्स और बी सेल्स ये WBCs में ही पाए जाते हैं, तो ये फर्दर हमारी डैमेज नहीं करेगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं करेगा, और WBCs की वहाँ पे सुप्रेशन हो जाती है, वहाँ पे कम होने लग जाते हैं इनकी ओवर एक्टिविटी। ओवर एक्टिविटी मतलब कि ये जो बढ़ावा दे रहे हैं हमारे इन्फ्लामेशन को बढ़ाने में, हमारी सूजन को बढ़ाने में, हमारी हेल्दी सेल को खराब करने में जो बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो सुप्रेस हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। WBCs की, व्हाइट ब्लड सेल्स की एक्टिविटी यहाँ पे कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लीड्स टू लेस इन्फॉर्मेशन। मतलब कि रिजल्ट क्या होता है, हमारी इन्फ्लामेशन जो बढ़ रही है, हमारी डैमेज कर रही है हमारे जॉइंट्स को, तो वो कम कर रही है। मतलब कि हमारी इन्फ्लामेशन, वहाँ पे सूजन हमारी जॉइंट्स के अराउंड कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स जो है वो सेफ हो रहे हैं, हमारी इन्फ्लामेशन वहाँ पे उनको कोई भी फर्दर डैमेज नहीं कर रही है। तो इनिशियली क्या करते हैं गाइस, ये जो डीमैड्स होते हैं वो नेसेड्स के साथ दिए जाते हैं, ये अकेले नहीं दिए जाते हैं, और स्टीरॉइड्स के साथ दिए जाते हैं। स्टीरॉइड फॉर एग्जांपल जैसे प्रेडनिसन है, बिकॉज बोथ ट्रीट द इमीडिएट सिम्टम्स। जो आरए से होने वाले सिम्टम्स होते हैं ये इमीडिएट उनको, अगर डीमैड्स को हम नेसेड्स के साथ या स्टीरॉइड्स के साथ देना शुरू कर देते हैं तो इमीडिएट हमारे सिम्टम्स को रिलीव कर देते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब होते हैं, इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं, ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जो पेशेंट है अनकंफर्टेबल इसमें फील होने लग जाता है, वो एकदम से उनका मन खराब होने लग जाता है। पेशेंट मतलब नॉर्मल सी बात है गाइज, अगर किसी की बॉडी ठीक ना रहे, उनकी बोन्स में, उनकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाए, चलने फिरने में दिक्कत होने लग जाए, हाथों को बेंड करने में या उठने बैठने में दिक्कत होने लगे, तो पेशेंट को पर्सन को प्रॉब्लम होती ही है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ये इमीडिएट हमारे सिम्टम्स को रिलीव कर देते हैं, एकदम से हमारे पेन को बंद कर देते हैं, एकदम से इन्फ्लेमेशन वहाँ कम होने लग जाती है। पेशेंट जो है वो कंफर्ट जोन में आना स्टार्ट कर देता है, वो काम करना शुरू कर देते हैं, वो चलने फिरने में उनको कोई दिक्कत नहीं रहती है, वो हैप्पी रहना शुरू हो जाता है। मोस्टली इन्फ्लामेशन एंड पेन को ये हमारे कम कर देता है। जो डीमैड्स है जब नेसेड्स के साथ, प्रेडनिसन के साथ देते हैं तो ये हमारे सूजन को, हमारी दर्द को हमारी हड्डियों में से कम करना शुरू कर देते हैं। और लॉन्ग टाइम जॉइंट डैमेज, मतलब कि जो लंबे टाइम तक हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस चलता है, जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स है वो जैसे नीज है, घुटने हैं या कोई और हमारी हड्डियों का जोड़ है वो खराब होना शुरू हो गए, तो वहाँ पे क्या करते हैं, फर्दर डैमेज को बिल्कुल प्रिवेंट कर देते हैं। लॉन्ग टाइम जब ये डिजीज चलती है, इनके सिम्टम्स को ट्रीट नहीं किया जाता है, तो हमारे ये जॉइंट्स को नुकसान पहुंचा देते हैं, जॉइंट्स हमारे वहाँ खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये फर्दर डैमेज हमारी प्रिवेंट कर देते हैं जब इनकी अर्ली सिम्टम्स की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। हम बात करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं इसमें मेडिसिन है प्रेडनिसोन एंड द मिथाइल प्रेडनिसोलोन। तो क्या होता है गाइस जी, जो दोनों एजेंट्स हैं, जो दोनों ड्रग्स हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑन इम्यून रेगुलेटरी एक्टिविटी शो करते हैं। तो क्या होता है, कैन बी गिवन ओरली, इनको ओरली भी दे सकते हैं, इनको आईवी इंजेक्शन से भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलरली भी दे सकते हैं और डायरेक्टली इनको जॉइंट्स में इंजेक्ट भी किया जा सकता है। ये शॉर्ट टर्म थेरेपी में दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म इनकी वो होती है या तो एक बार या फिर 2 बार या फिर 3 बार ही इनको दे सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम अगर इनका यूज़ कर सके, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट वहाँ पे देखे गए हैं। जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो किसी भी पर्सन को लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं कर सकते हैं। तो ब्लड शुगर इंक्रीज हो सकती है, बीपी इंक्रीज हो सकता है, कैटारेक्ट मतलब हमारी आईज में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके रिस्क बढ़ सकते हैं और कार्डियोवास्कुलर नेक्रोसिस भी हमारी बोन्स की हो सकती है। तो गाइस क्या होता है, ये जो है अर्ली डिजीज में ही इनका यूज़ किया जाता है और इनको टेम्परेरी जो थेरेपी है, टेम्परेरी ड्रग थेरेपी इसलिए यूज़ किया जाता है। अर्ली ट्रीटमेंट में अगर मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाए और रूमेटॉइड अर्थराइटिस अभी डायग्नोज नहीं डॉक्टर के द्वारा हुई है, तो क्या होता है, एकदम से पेन को रिलीव करने के लिए पेन बहुत ज़्यादा होने लगी है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन वहाँ पे होने लगी है, तो उन सिम्टम्स को अर्ली रिलीफ करने के लिए वहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का वहाँ पे यूज़ करते हैं। तब तक की वेट करते हैं कि हम डीमैड्स या फिर नसेड्स शुरू करें। तो अब मैं गाइज आपको कुछ बता दूं। सबसे पहले हम अब यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की कैसे ये वर्क करते हैं। ये हमारे जो प्रोडक्शन ऑफ अराकिडोनिक एसिड होता है हमारे, तो उसको ये बिल्कुल इनहिबिट कर देता है, ख़त्म कर देता है, जो कि मेटाबोलाइट्स होते हैं हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को और ल्यूकोट्राइन्स को। प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारी इन्फ्लामेशन को और पेन को बढ़ाने वाले एजेंट्स होते हैं और इन एजेंट्स की जो प्रोडक्शन होती है उनको बिल्कुल ये ख़त्म कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है मेजर इफेक्ट हमारे जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनकी मूवमेंट के ऊपर लेसर इफेक्ट होता है हमारे ल्यूकोसाइट्स के फंक्शन के ऊपर। मतलब ल्यूकोसाइट्स के फंक्शन यहाँ पे चेंज नहीं होते, बिल्कुल कम इफेक्ट होता है और ल्यूकोसाइट की जो मूवमेंट होती है उनके ऊपर ये इनका मेजर इफेक्ट पड़ता है। तो गाइस क्या होता है, अगर ल्यूकोट्राइन्स हमारे रुक जाएं और हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन वहाँ पे रुक जाए तो हमें फर्दर इन्फ्लेमेशन वहाँ पे नहीं होएगी, फर्दर हमारे जो डैमेज है हमारे जॉइंट्स की वहाँ रुक जाती है। तो अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ये आर न्यूड्यूल है, रेहमेटॉइड्स हमारे न्यूड्यूल्स हैं, ये हमारे हेमाटो में और ये बनियन में हमारे प्रॉब्लम करते हैं। तो गाइज सेकंड है हमारे आर न्यूड्यूल, रेहमेटॉइड न्यूड्यूल्स, ये मतलब कि एड़ी के थोड़े ऊपर के हिस्से में यहाँ पे पेन होना यहाँ पे शुरू हो जाता है, हमारे हील पेन होना शुरू हो जाता है, हमारे फुट पैन वहाँ पे फ्लैट जो हमारे फुट होता है उस जगह में हमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब पैर की फिंगर्स की जो या हैंड की फिंगर्स में जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं इस तरह से, तो वहाँ पे भी ये पेन करना शुरू कर देता है। लेकिन जो गाउट होता है वो सबसे पहले हमारे जो टो फिंगर होता है, जो सबसे बड़ा जिसे हम थंब कहते हैं, पैर की अंगूठा जो होता है, तो ये उसको सबसे पहले अफेक्ट करता है। तो गाइस आगे देखते हैं कि कुछ क्योर है जो हम मतलब ड्यूरिंग इस रूमेटॉइड अर्थराइटिस डिजीज के हमें करने चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले बी एक्टिव। इस डिजीज को, इस प्रॉब्लम को हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। पेशेंट अपने मन में ये बिल्कुल ना सोचे कि मुझे ये डिजीज हो गई है, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा या मेरी जॉइंट्स बिल्कुल खराब हो जाएंगे। नो, आपको बी एक्टिव रहना है, आपको एक्टिव रहना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल एक्टिव रखना है। डांसिंग हिप, अपने हिप की अगर प्रॉब्लम होने लग जाए, हिप के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द रहना शुरू हो जाए, उठने बैठने में प्रॉब्लम, तो आप लाइट डांस वहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो दूंगी एक्सरसाइज के ऊपर, मतलब कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस से में कौन कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं अपनी जॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जॉइंट की स्टिफनेस को कम करने के लिए। तो मैं आपको जल्दी ही इसके ऊपर वीडियो भी दूंगी। तो अब हमें वहाँ पे लाइट डांस अपनी हिप के लिए लेना है, मतलब सर्कुलर हमें अपनी हिप को घुमाना है वहाँ पे। बैक पेन के लिए हम वॉकिंग कर सकते हैं, सुबह शाम आप आधा घंटा अपने लिए निकालिए। आप खाना खाने के बाद भी वॉक कर सकते हैं, खाना खाने से पहले भी वॉक कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारे बैक पेन में इम्पॉर्टेंट है।
प्रोटेक्ट योर जॉइंट्स, बड़ी चोट लगने पे या चोटें लगने पे अपने जॉइंट्स को बचाइए, क्योंकि हमारे जॉइंट्स इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रखे होते हैं और ये हमारी छोटी सी चोट लगने पे भी हमारे जॉइंट्स को वो डैमेज पहुंचा सकते हैं। मैनेज योर जॉइंट्स, मतलब कि अपने जॉइंट्स की बिल्कुल ध्यान रखिए, प्रॉपर उन पे तेल की मालिश कीजिए। ऑयल में आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, होम रेमेडीज़ के अंडर बताऊंगी कि कौन कौन से ऑयल्स के साथ हम वहाँ पे मसाज कर सकते हैं। कंट्रोल योर ओवरवेट, इस कंडीशन में क्या होता है, पर्सन का ओवरवेट बहुत बढ़ने लग जाता है, तो अपने वेट को कंट्रोल कीजिए। आप इस तरीके से खाना खा सकते हैं जो कि हमारे वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। चेंज योर लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। देर से उठना, आप जल्दी उठ सकते हैं, वहां पे अपने वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, अपने आप के लिए टाइम निकालिए, योगा कर सकते हैं, अपने शरीर को आप टाइम दीजिए। और टेक हेल्दी एंड लो शुगर फूड, बेकर प्रोडक्ट आपको यूज़ नहीं करने हैं, जिसमें ज़्यादा शुगर होती हैं वो प्रोडक्ट आपको यूज़ नहीं करने हैं। तो कुछ ये स्टेप्स हैं जो आप यूज़ करके अपने रूमेटॉइड अर्थराइटिस डिजीज़ के ऊपर जय पा सकते हैं, मतलब ये डिजीज़ हमारे ऊपर फिर बिल्कुल भी हावी नहीं होएगी। तो गाइज आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम होम रेमेडीज़ के द्वारा कैसे अपनी रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट कर सकते हैं, ये सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस शब खैर।